तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों कहानी लाने में थोड़ी देर हो गई, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मगर इस बीच जितनी भी कहानियाँ मेरे पास कलेक्ट हुई, मैंने उन सबको इकट्ठा करके एक ही बारे में सुनाने का सोचा। आप लोगों का प्यार देखकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने कहानियाँ भेजने के साथ साथ इतना इंतज़ार किया, मेरे लिए वही काफ़ी है। तो ठीक, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। चाहे तो आप मुझे उस पर अपनी कहानियाँ भी भेज सकते हैं, मैं आपको वहीं पर मिलूँगा। तो दोस्तों बिना देरी किए आप जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम शिवम है और मैं उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने रिलेटिव्स की सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनका नाम आपको नहीं बता सकता। इसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। साथियों, जो हमारे रिलेटिव की बेटी थी वो 2018 में 7th क्लास में थी। उसके स्कूल में उसकी एक टीचर थी जो उसे बहुत अच्छा मानती थी। जब भी वो लड़की मैम के घर ट्यूशन पढ़ने जाती तो मैम की बेटी को देखकर हमेशा डरी डरी रहती थी, क्योंकि वो हमेशा कुबड़ होकर चलती थी। वो ज़्यादातर किसी से भी बात भी नहीं करती थी, लेकिन अगर बात की जाए पहले की, तो पहले वो बिल्कुल ठीक थी। न जाने 1-2 सालों में ऐसा क्या हुआ जिससे वो पूरी बदल सी गई। उन दिनों मैम और उनके हस्बैंड ने सोचा कि इसको किसी मौलवी जी के पास ले जाना चाहिए। वो लोग ठीक उसे मौलवी जी के पास लेकर गए। वहाँ जाते ही मैम की बेटी बहुत ज़्यादा रोने लगी। वो रोते रोते बेहोश हो गई। इसके बाद जब उन्हें होश आया तो मौलवी जी मैम और उनके हस्बैंड के साथ उनके घर पर थे। होश में आते ही उन्होंने लड़की से पूछा कि तुम्हें इन दिनों कैसा लगता है। उस लड़की ने कहा, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसीलिए इस लड़की को मेरे साथ जाने दो। मौलवी जी ने सवाल किया कि तू आखिरकार इसके अंदर कैसे आया। उसने कहा कि मैं ठीक सामने वाले बगीचे में बरगद के पेड़ में रहता था। एक दिन ये लड़की वहां पर परफ्यूम लगाकर बाल खुले कर मेरे सामने आई। बस तभी से ये मुझे बहुत पसंद है। साथियों, यहाँ पर एक बात आपको बता दूं, वो एक बहुत ख़राब जिन्न था। पर खैर, इसके बाद मैम और उनके हस्बैंड ने मौलवी से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। मौलवी जी ने कहा, ये ऐसा वैसा जिन्न नहीं है, ये इसको बिना लिए जा नहीं सकता। पर फिलहाल तुम अपने घर में एक पूजा रखो और सबको बुलाओ। पर याद रखना, पूजा खत्म होने के बाद जब प्रसाद देने की बारी आए तो सबसे पहले उस प्रसाद को जो लेगा, ये जिन्न उसके पास चला जाएगा। दोस्तों, सारी बातें होने के बाद उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। पूजा करवाई और सबको अपने घर पर बुलाया। मैम ने सारे ट्यूशन के बच्चों को भी बुलाया। पूजा खत्म हुई और जब प्रसाद देने की बारी आई तो मैम को मौलवी जी की कही हुई बात याद आई। प्रसाद लेते समय सबसे पहले वही लड़की सामने आई जिसको मैम सबसे ज़्यादा अच्छा मानती थी। मैम ने उसको प्रसाद दिया और ठीक खाने को भी कहा। लड़की ने ठीक ऐसा ही किया। इसके बाद वो अपने घर चली गई। इसके 1-2 दिन सब ठीक रहा। फिर उस लड़की को धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। पहले तो उसने सोचा कि यह आम बात है, लेकिन जैसे जैसे 1 हफ्ता हुआ तो उसका दर्द बढ़ता ही चला गया। उस लड़की ने जब अपनी माँ को बताया तो वो उसे तुरंत सिटी हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए ले गए। रिपोर्ट्स आई, लेकिन वहाँ पर जब रिपोर्ट आई तो सब कुछ नॉर्मल आया। यहाँ तक कि दवाई लेने के बाद भी उसे आराम नहीं मिला। एक बार की बात है, उसके माता पिता अपने भतीजे के मुंडन में चले गए। घर पर वो लड़की और उसका बड़ा भाई था। उस दिन वो ठीक दोनों रात के समय खाना खा रहे थे कि तभी वो लड़की बहुत तेज तेज रोने लगी। उसके भाई ने मजाक मजाक में उससे कहा कि चुप हो जा, वैसे भी माता पिता घर पर नहीं है, देख तू मुझसे बहुत पिटेगी। भाई की बातें सुनकर उस लड़की का रोना कब हंसी में बदल गया पता ही नहीं चला। उस लड़की के अंदर जो जिन्न था कहने लगा कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। उसके इतना कहते ही लड़की के भाई ने उसको बालों से पकड़कर एक जोर का थप्पड़ मारा। लड़की ने अपने भाई को इतनी तेज की धक्का दिया कि उसके सर पर चोट आ गई। वो जिन्न कहने लगा कि मुझे अपना काम करने दे, वरना तुझे मारने में भी समय नहीं लगेगा। लड़की के बड़े भाई ने पड़ोसी को बुलाया और उस लड़की को घर में ही बंद रखा। उन्होंने तुरंत उसके माता पिता को फोन करके वापस बुलवा लिया। दोस्तों, वापस आने के बाद उस लड़की के पिता उसे अपने भाई के घर लेकर गए, जो कि दिल्ली में रहते हैं। वहां पर उस लड़की का इलाज करवाया गया। कहते हैं कि तब से वो ठीक है। आज इस बात को 7 साल हो गए हैं, पर उसकी दिमागी हालत पहले जैसी नहीं है। इस कहानी से मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि ये कोई झूठी कहानी नहीं है।
ये मेरी आंखों देखी घटना है। पता नहीं आपको ये कैसी लगेगी, बस इतनी सी ही थी ये कहानी। दोस्तों सुनिए आपने, ये थी शिवम द्वारा भेजी गई कहानी, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार के रहने वाले हैं। दोस्तों इनकी कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम सुमित कुमार रचक है। मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूं और मैं सर की कहानियां रोज रात को सोते टाइम सुनता हूं। सोचा आज मैं भी अपनी कहानी आप सभी के साथ शेयर करूं। दोस्तों ये बात 3 साल पुरानी है। उस वक्त मैं और मेरे दोस्त, जिनका नाम अनुराग और अमन है, एक बार हम तीनों को स्कूल की तरफ से एक प्रोग्राम करने जाना था। शायद लगभग 10 या 15 किलोमीटर का रास्ता होगा। उस वक्त हम लगभग 3 बजे स्कूल बस से जा रहे थे। तब तक सब कुछ ठीक रहा, यहाँ तक कि हमारा प्रोग्राम भी अच्छा हुआ। हमारी एक क्लासमेट थी, उसका नाम नहीं ले सकता। उस वक्त उसे शायद हमारी टीचर ने बस से कुछ सामान लेने के लिए भेजा और अकेले ही चली गई। और तो और बस के ड्राइवर ने उस वक्त ड्रिंक भी की हुई थी। तो ठीक वो लड़की जब जा रही थी तो उसको अजीब से इशारे कर रहा था। वो लड़की जब वापस आई तो उसने मैम को सारी बातें बताई। मैम ने कहा कि अभी इसे गाड़ी चलाने दो, स्कूल पहुंचने के बाद इसे बताएंगे। वैसे भी हमारे पास और कोई दूसरा ड्राइवर नहीं है। दोस्तों सच कहता हूँ, ये बात जब हमें पता चली तो हम तीनों दोस्तों को बहुत गुस्सा आया, पर हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए शांत थे। उस वक्त बात इतनी बिगड़ गई थी कि जो हमारे सीनियर लोग थे वो तो उसको मारने तक चले गए थे। पर खैर मैम ने सबको शांत करवा दिया। दिन से रात हो चुकी थी, 10 बज चुके थे। हम सब बस में पीछे की तरफ बैठ गए। बाहर बहुत अंधेरा था और जब बस चल रही थी तो हमें बाहर देखने में बहुत डर लग रहा था। चलते चलते अचानक हमारी बस का टायर पंचर हो गया और बस अचानक रुक गई। दोस्तों हमने जब बस से नीचे उतरकर देखा तो हमें वाकई में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि पूरी रोड सुनसान थी। उस वक्त टीचर ने सभी को कहा कि कोई भी बस से नहीं उतरेगा, सब के सब बस में ही रहेंगे। हम जब ठीक बस में वापस चढ़े तो मुझे तो नींद से आ रही थी। उसी वक्त अनुराग ने कहा कि हमारा एक सीनियर भाई गायब है। दोस्तों हमें उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैम ने सबका अटेंडेंस लिया था, तो आखिरकार वो कहाँ गायब हो सकता है। मैंने उठकर एक बार वापस से चेक किया तो सही में एक मेंबर कम था और जो गायब था वही सबसे गुस्से में था। हमें लग रहा था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। हमने ये बात तुरंत मैम को बताई। मैम ने जब दोबारा वापस चेक किया तो परेशान हो गई। कहने लगी कि इस समय रात को हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। उस वक्त 2-3 लड़कियां तो रोने भी लगी। हमने मैम से परमिशन ली और हम बस से नीचे उतरे। सब के सब बहुत परेशान हो रहे थे। उसी वक्त बस के बगल से एक कार गुजर रही थी। हमने उसे रुकने के लिए कहा। उस कार में 3 लड़के थे। यहाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गया, हमारे स्कूल में बस एक प्रिंसिपल ही मेल था, बाकी सब फीमेल टीचर थी। पर खैर हमने मैम से परमिशन ली। डर तो हमें भी लग रहा था, लेकिन अपने दोस्त को ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। दूसरी तरफ मैम ने पुलिस को फ़ोन भी कर दिया था, मगर आप तो जानते ही हैं पुलिस कभी भी समय पर कहाँ आती है। खैर हम उसे आसपास की जगह पर ढूंढने लगे, पर वो हमें कहीं नहीं मिला। हम वापस मैम के पास पहुंचे और मैम को हमने यही बात बताई। उसी वक्त वहां पर एक आदमी आया, स्कूल का दरवाज़ा खोलकर स्कूल के अंदर चला गया, जिस स्कूल में हमारा प्रोग्राम था। मैम और हम कुछ लड़के उस कर्मचारी के पास गए और जाकर सभी क्लास में चेक किया। चेक करते करते पाया कि वो एक क्लास में बेहोश पड़े थे। हम उन्हें तुरंत उठाकर कर्मचारी की बाइक में बैठे और चुपचाप बस की ओर चल दिए। तब तक बस भी ठीक हो चुकी थी। दोस्तों वहां से निकलने के बाद तकरीबन 12:30 बजे हम वापस पहुंचे। सभी के पेरेंट्स अपने अपने बच्चों का वेट कर रहे थे। खैर हम सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन अगले दिन पता चला कि बस का ड्राइवर तो बहुत देर से अंदर क्लास में था। अब उस लड़की ने किसको देखा? अगर वो ड्राइवर नहीं था तो कौन था? यही सवाल आज हमारे दिल में भी गूंजता है। ये भी नहीं मालूम कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी होगी। बस इतनी ही थी ये कहानी। दोस्तों ये थी सुमित कुमार रजक की कहानी। जहाँ तक मुझे इनकी कहानी समझ आई तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उस लड़की को स्कूल में कुछ सामान लेने के लिए भेजा गया था तो उस वक्त ड्राइवर गाड़ी में ही था, लेकिन उस लड़की ने जैसा बताया कि वो उसको गंदे गंदे इशारे कर रहा था, उस लड़की ने उस ड्राइवर को स्कूल में देखा था। नहीं मालूम कि अब ये क्या अनहोनी है। अगर आपको इस तरह की कोई अनहोनी पता है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक मैं ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम शुभम कुमार गुप्ता है। एक लड़का है अक्षत,
अभी कुछ दिनों पहले ही इस 18 माले की बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था। उसका अपार्टमेंट 16वें माले पर था। अक्सर काम ज़्यादा होने की वजह से वो घर लेट ही आता था। आज भी उसे करीब घर आते आते 10 बज गए। वो ठीक लिफ्ट के पास पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर उसने अपने 16वें माले का बटन दबाया। उसका कहना है कि लिफ्ट ऊपर की ओर तो गई, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही 18वें माले का बटन अपने आप ही दब गया। यहाँ तक कि लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जाने लगी। एक बार को तो अक्षत को ऐसा लगा कि शायद मशीन में कोई खराबी आ गई होगी, लेकिन वो जब भी बटन दबाता तो बार बार 18वें माले का बटन अपने आप ही दब जाता। पर खैर, लिफ्ट 18वें माले पर खुली और थोड़ी ही देर में दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उस वक्त अक्षत का ऐसा कहना है कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे लिफ्ट से कोई बाहर गया हो। एक अजीब सी हवा थी। अक्षत ने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते ही 16वें माले का बटन दबाया और लिफ्ट नीचे की ओर चल पड़ी। उस वक्त वो बहुत घबराया हुआ था। वो तुरंत लिफ्ट से बाहर निकला और भागकर अपने फ्लैट के अंदर चला गया। कहते हैं दोस्तों, अक्षत ने इस बिल्डिंग के बारे में बहुत सुना था, पर उस दिन वो अपनी फूली हुई सांसें लेकर अपने रूम में चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद पानी पीने के बाद उसकी सांस में सांस आई। हालांकि इन सब के बाद अक्षत की जिंदगी आराम से कटी। इसके अगले दिन वो दोबारा लिफ्ट में आया। उस दिन वो बहुत गुस्से में था, लेकिन उस दिन लिफ्ट में उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल जब उसकी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, वो ठीक अपने रूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक से सीढ़ियों से एक आदमी छत की ओर जाता दिखाई दिया। अक्षत ने उसे ध्यान से देखा और अपने रूम में जाकर हाथ मुंह धोया और मूड फ्रेश करने के लिए छत पर चला गया। छत पर पहुंचने के बाद ठंडी ठंडी हवाएं उसकी थकान को दूर कर रही थी। उसी बीच अक्षत को छत के कोने में वही आदमी दिखाई दिया जो कि अभी उसके सामने ऊपर आया था। अक्षत को देखते ही उस आदमी ने कहा कि आओ, मुझे ही देखने आए हो। अक्षत ने उससे कहा भी कि मैं आपको देखने क्यों आऊँगा, कौन है आप? उस आदमी ने अक्षत से कहा, मैं वही हूँ जिसकी वजह से लोग इस बिल्डिंग में आने से डरते हैं। कई लोगों ने मुझे महसूस किया है, मगर जिसने भी मुझे देखा वो तुम जैसे कुछ लोग किस्मत वाले हैं। ये बात सुनकर अक्षत की हंसी छूट गई। वो आदमी उससे कहने लगा कि तुझे मुझ पर हंसना नहीं चाहिए था। इतना कहकर वो आदमी वहां से गायब हो गया। अक्षत खड़ा खड़ा जैसे मूर्ति ही बन गया। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो भागता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हुआ। अक्षत ने चुपचाप अपने बेड पर जाकर कंबल ओढ़ लिया। उस वक्त उसकी एक बार भी कंबल से मुंह बाहर निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यूं समझिए कि डर से लगातार कांप रहा था। अक्षत लेटे लेटे इतना घबरा गया कि उठकर सीधा बाहर गया और अपने बगल के फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाने लगा। वो सोच रहा था कि शायद कोई मदद मिल जाए, क्योंकि उसके साथ जो अभी हुआ और जो उसने देखा वो उसे भुला नहीं पा रहा था। साथियों, काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद दरवाज़ा तो खुला, लेकिन वो वाला दरवाज़ा नहीं जो वो खटखटा रहा था, बल्कि उसके बगल वाला दरवाज़ा खुला। उस वक्त एक आदमी नींद में बाहर आया और अक्षत से पूछने लगा कि क्या हो गया, इतनी रात को नींद क्यों खराब कर रहे हो? अक्षत ने कहा कि मुझे एक आदमी दिखाई दिया जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। शायद वो मेरे पीछे पड़ गया है, क्या पता वो मुझे मार देगा। उस आदमी ने कहा, जिसका दरवाज़ा तुम इतनी देर से खटखटा रहे हो, ये सब इसी कमरे का किया धरा है। मत खड़े रहो इसके आगे, वो कमरा भूतिया है। अगर आज इतना ज़्यादा डर लग रहा है तो आज तुम मेरे साथ सो सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर कहानी इंटरेस्ट ये लेती है कि अक्षत उस वक्त अपने होश में नहीं था। यूँ समझिए एक तरह से हिप्नोटाइज हो गया था। वो चुपचाप उस आदमी के साथ पीछे पीछे जा ही रहा था कि तभी उसका किसी ने हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींचा और उसे एक आवाज़ सुनाई दी, पागल हो गए हो क्या जो उस कमरे में मरने जा रहे हो? अक्षत की आंखों के सामने दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वो आदमी धीरे धीरे अंदर चला गया। अक्षत अब होश में आ चुका था। उसने उस आदमी से पूछा, ये सब क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। उस आदमी ने कहा, यह सब पहले ऐसा नहीं था। पहले यहाँ बहुत चहल पहल रहती थी, लेकिन एक आदमी अपने परिवार के साथ इसी फ्लैट में रहा करता था। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। रिपोर्ट से पता चला कि उसे कैंसर है। बहुत इलाज करवाया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसकी नौकरी भी छूट गई। धीरे धीरे उनका पूरा परिवार उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। वो आदमी बस इस फ्लैट में अकेले रह गया। एक दिन कोई देखभाल ना होने के कारण उनकी मौत हो गई। उस आदमी की जान बीमारी ने तो कम, बल्कि अपनों के साथ छोड़ने के गम ने ज़्यादा ली थी। ठीक तभी से वो आदमी किसी किसी को दिखाई देता है। और तुमने एक चीज़ नोट करी, 17 और 18 माले पर कोई नहीं रहता।
अक्षत ने उस आदमी से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम मनीष है, मैं उन्हीं का बेटा हूं। दोस्तों, अक्षत ने जब ये बात सुनी तो वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह आंखें खुली तो अस्पताल में था। दोस्तों, इस घटना के बाद जब अक्षत अपना फ्लैट खाली कर रहा था तब मैंने उसे इस घटना के बारे में पूछा और ठीक उसी के जरिए अक्षत की ये कहानी को मैं आप तक ला पाया। बस इतनी ही थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी शुभम कुमार गुप्ता की कहानी। इनकी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, इन्होंने इस कहानी में ये फ्लैट कहाँ पर है ये बताने से मना कर दिया। पर खैर, मैं ले चलता हूँ आपको हमारी अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम करण है, मैं जलंधर पंजाब से हूँ। बात आज से कुछ 5-6 दिन पहले की है। सुबह सुबह 8 बजे मैं ठीक दोस्त की बाइक से काम पर जा रहा था। रास्ते में अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे मुंह पर चोट आ गई। बाकी मैं इस कहानी को ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता क्योंकि पहले भी कुछ दिनों में मेरे साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था। पर खैर, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे फेस पर चोट लग गई। मैं खुद भी उठा और अपने दोस्त को भी उठाया। भगवान का शुक्र था, उसको भी सिर्फ हाथ के अंगूठे पर चोट आई थी। वो तुरंत मुझे डॉक्टर के पास ले गया। साथ के साथ मेरे घर पर भी फ़ोन कर दिया। घर वाले जब आए तब तक मैं अपनी पट्टी करवा चुका था। इसके बाद मुझे मेरे घर वाले घर ले गए। बहरहाल 4-5 दिनों तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही साथ आपको एक बात बता दूं, मेरी माँ की आंखों में अक्सर दर्द होता रहता है। उनकी दवाई चल रही है। उसी 4-5 दिनों में मेरा बड़ा भाई भी बीमार हो गया और साथ ही मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती थी। अक्सर मैं सुबह के टाइम थोड़ा ठीक रहता, लेकिन 5 बजे के बाद अजीब सा लगने लगता, बेचैनी सी होने लगती। और यही सेम चीज़ मेरी माँ के साथ भी होती है। हाँ, आपको एक बात बता दूं, हम एक बेड़े में रहते हैं जिसमें लगातार एक के बाद एक 12 कमरे हैं। एक दिन की बात है, माँ सुबह किसी से बात कर रही थी। वो इधर उधर की बातें कर रही थी। उसी बीच उन्होंने ये सब भी बताया कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। पड़ोसी ने कहा कि तुम किसी बाबा को दिखाओ, शायद तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ जादू कर दिया है। माँ ने कहा कि हाँ, इस संडे को टाइम निकाल कर जाएंगे। अब दोस्तों, ये कल की ही बात है। शाम को घर में चिकन बना जो कि सबने मिलकर खाया। मेरे बड़े भाई ने कटोरी में कुछ पीस खाकर हड्डी साइड में रख के यूं ही छोड़ दिया। बाकी सब हम सो गए। अब दोस्तों, ये बात कल शाम की ही है। घर में चिकन बना हुआ था, हम सब ने मिलकर खाया। लेकिन मेरे बड़े भाई ने 1-2 पीस खाकर कटोरी को यूं ही साइड में रख दिया और चुपचाप सोने के लिए चला गया। रात के वक्त किसी की हड्डियां चबाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जब नींद में माँ से कहा तो माँ ने मुझे डांट कर चुप करा दिया। लेकिन मैंने उठकर देखा था, एक औरत थी, अजीब सी औरत। मैंने सुबह होते ही ये बात अपनी माँ को बताई। लेकिन यही बात जब उस दिन किसी और ने भी बताई तब जाके मेरी माँ को यकीन हुआ कि हाँ, कोई तो है, शायद वो चुड़ैल है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर माँ भी परेशान हो गई और तो और उन्हें मेरी बात पर भी भरोसा हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अब दोस्तों, बाबा को दिखाने के बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अभी एक दिन से सब कुछ शांत है। बस इतनी ही थी मेरी छोटी सी कहानी। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी करण जी की कहानी। इनकी कहानी छोटी सी है, न जाने आपको कैसी लगेगी। लेकिन अब मैं आपको शिवम पांडे की एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ। रिकॉर्डिंग के वक्त उन्होंने मुझे एक कहानी उसी वक्त भेज दी थी, इसीलिए इनकी दोनों कहानियाँ मैं आज ही कवर करना चाहता हूँ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको अपने साथ बीती हुई एक और घटना बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप तो जानते ही होंगे कि कांवड़ यात्रा के समय हरिद्वार में कितनी भीड़ होती है। चलिए मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। ये बात 19 जुलाई 2025 रात 10:45 की है। मैं और दिनों की तरह चुपचाप पढ़ाई करके फ़ोन चला रहा था कि तभी अचानक मेरे फ़ोन पर मेरे पिताजी का कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इंडिया में फेमस जो माँ मनसा देवी का मंदिर है, वहाँ पर हमारी कुछ दुकानें हैं। भीड़ होने के कारण पिताजी उन दिनों लेट में ही आया करते थे। तो ठीक पिताजी ने मुझसे कॉल पर कहा कि शिवम बेटा, तो हाईवे के फ्लाईओवर पर आ जा, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सामान है, इसीलिए तो आ जा। मैंने कॉल पर कोई आंसर नहीं किया और कॉल कट कर दिया। फिर मैं उठा और टी शर्ट पहनकर थोड़ा परफ्यूम लगा लिया। मैंने ठीक माँ से कहा
और मैं निकल गया। दोस्तों मुझे घर से हाईवे पहुंचने में 10 से 15 मिनट लगते हैं और ठीक रास्ते में मेरे दोस्त का भी घर आता है जिसका नाम अभिषेक नेगी है। उस वक्त उसके घर वाले घर पर नहीं थे तो मैंने उसको भी बुला लिया। 11 बज चुके थे। हम दोनों मिलकर हाईवे की ओर जाने लगे। रास्ते में हमारे दोनों तरफ आम के पेड़ थे। जैसे तैसे करके हम हाईवे पर पहुंचे, लेकिन ये क्या, पिताजी मेरे को कहीं नहीं दिखाई दिए। मैंने सोचा शायद ट्रैफिक के कारण आने में देरी हो रही होगी। बस यही सोचकर हम दोनों इधर उधर घूमने लगे। अब ठीक रात के 11:25 हो रहे थे। मेरा दोस्त अभिषेक मुझसे कहने लगा कि भाई तेरे पिताजी अब तक क्यों नहीं आए, एक बार तो उनको कॉल कर। मैंने कई बार ट्राई किया पर कॉल नहीं लग रहा था। इतने में दोस्त कहने लगा चल घर चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों मैं क्या करता, मैंने उसकी बात मान ली। हम फ्लाईओवर से नीचे उतर गए। वहीं पर एक काली माता का मंदिर भी है जो कि उस वक्त बंद था। हम दोनों चल ही रहे थे कि उतने में बगीचे वाले रास्ते पर आ गए। हम दोनों को उस वक्त बहुत तेज वॉशरूम आ रहा था। हम ठीक बगीचे के पास रुककर वॉशरूम करने लगे। वॉशरूम करते हुए मैंने देखा कि कोई बूढ़ी औरत एक खटिया बिछाकर उस पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठी है। ये चीज़ मैंने अभिषेक को भी दिखाई। उसने कहा गर्मियों का समय है तो अपने आम के पेड़ की रखवाली कर रही होगी। दोस्तों वॉशरूम करने के बाद मैंने एक पत्थर उठाया और उसके ऊपर दे मारा। हालांकि वो पत्थर उस पर लगा नहीं, वहीं उसके आसपास ही गिरा। पत्थर के गिरते ही वो उठी और हमारी ओर चलने लगी। ये सब देखकर हम दोनों वहां से लगातार भागने लगे। भागते भागते जब हमने पीछे देखा तो वो हमसे कहने लगी कि आज तो तुम दोनों बच गए, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होगा। उस बुढ़िया ने धीरे धीरे एक बिल्ली का रूप लिया और वहां से भागती हुई झाड़ियों में चली गई। दोस्तों ये सब होने के बाद हम बहुत डर गए। उसी वक्त मेरे दोस्त अभिषेक ने मुझसे कहा कि चल दोबारा चलकर एक बार उससे माफ़ी मांग लेते हैं। मैंने भी अभिषेक की बात मान ली। हम दोनों दोबारा उस रास्ते पर वापस आ गए, लेकिन हमें वो वहाँ पर कहीं पर नहीं दिखाई दी। जब हम ठीक उसी जगह पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन मैंने एक ही बात कही कि देखिए आप जो कोई भी हो, हम दोनों को माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। साथियों चारों तरफ सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि ये सब कुछ नहीं होता, ये हमें पागल बना रही है। इतना कहकर हम दोनों अपने अपने घर चले गए। अब ठीक रात के 12 बज चुके थे। उस वक्त मेरे पिताजी भी घर पर आ गए थे। बाकी मैंने इस बारे में अपने घर में किसी को नहीं बताया था। मैं चुपचाप खाना खाकर सो गया था। मुझे सोए हुए कुछ ही टाइम हुआ था कि सपने में अचानक वही बुढ़िया मेरे सामने आई। वो मुझसे कह रही थी कि तूने पत्थर मारकर गलती कर दी। मैं उस टाइम एक कुत्ते को खा रही थी, तेरे को इसकी सजा मिलेगी। इतने में मैं नींद से जाग गया। मैंने देखा कि माँ सोने जा रही थी। मैंने माँ को जल्दी से सब कुछ बता दिया। माँ ने मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा और डांटने लगी। माँ ने तुरंत नाना जी को कॉल किया और उन्होंने ठीक फ़ोन पर मेरी झाड़ फूक की और पानी पीने को कहा। पानी पीने के बाद मैं चुपचाप सो गया। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों बाद फिर ऐसा ही हुआ। वो बार बार मेरे सपनों में आ रही थी। इन सब के बाद माता पिता मुझे एक मस्जिद में लेकर गए। वहाँ पर मौलवी ने झाड़ फूक की और राख का टीका मेरे माथे पर लगा दिया और ठीक थोड़ी सी राख मुझे चाटने के लिए भी कही। इसके बाद उन्होंने मेरे हाथ में काला और एक लाल धागा बांध दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि जहाँ इस लड़के को वो दिखाई थी वहाँ पर जाकर इसे शराब और चिकन का भोग लगाना होगा। माँ ने मौलवी से कहा कि अभी तो सावन चल रहे हैं, हम ऐसा भी नहीं कर सकते। मौलवी जी ने कहा ठीक है, मैं उस जगह पर जाकर उसको बोल दूंगा कि कुछ टाइम के बाद तुमको ये सब चीज़ें दे दूंगा। दोस्तों इन सब के बाद हम अपने घर आ गए और ठीक अगले दिन मौलवी जी हमारे घर पर आए और उस जगह चले गए। उन्होंने वहाँ जाकर वो सब कुछ कह दिया, जिसके बाद वो औरत भी मान गई और ठीक उसने ये भी कहा कि उसको एक इत्र भी चाहिए। दोस्तों 21 अगस्त के दिन ये सब कुछ देकर माता पिता और मैंने उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि उसके बाद से मैं अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही प्रभु से ये भी कामना करता हूँ कि आगे भी ठीक रहूँ। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों सुनिए आपने, ये थी शिवम पांडे जी की दूसरी कहानी। उम्मीद है आपको ये वाली कहानी भी ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों ये बात 2016 की है। उस समय मेरी उम्र 19 साल की थी। मेरा नाम आफ्ताब है और मैं एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता हूँ।
ये बात पटना की है। पटना में मेरी नानी का घर है। हमारी जब भी स्कूल की छुट्टियां होती तो हमारा सारा परिवार घूमने के लिए नानी के घर जाया करता था। वैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आपको बता दूं कि मेरी नानी का घर ठीक ठाक और बड़ा है। यूँ समझिए कि उसमें कई परिवार किराए पर भी रहते हैं। अब ठीक उसमें से एक परिवार नया नया आया था। उस परिवार में एक लड़की थी। मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता, पर खैर मेरी उससे मुलाकात हुई 2016 में। मैं जब पहली बार उससे मिला तो उसे देखते ही एक अटैचमेंट सी हो गई, लेकिन मैंने कभी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं किया। समय बीतता गया। एक दिन जब उसने मुझसे प्यार का इजहार किया तो मैंने हाँ कर दिया। अक्सर उन दिनों जब रात में सब सो जाते थे तो हम दोनों ठीक छत पर मिला करते थे। करीब रात के 12 से सुबह के 4 बजे तक हम दोनों साथ रहते थे। उन दिनों हमारा अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो गया कि मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा। बाकी मैं सभी दोस्तों से ये भी कहना चाहता हूँ कि बचपन का प्यार था, पहली नादानी समझ लो। आप तो जानते ही हैं कि 19 साल की उम्र में इतनी समझ नहीं होती। पर खैर उस वक्त मैंने उसे शादी का वादा कर लिया। धीरे धीरे मेरे स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई। हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। अब ना तो हमारी मुलाकात हुई और ना ही कांटेक्ट हुआ। तकरीबन 2 साल गुजर गए। फिर 2018 में मेरे मामू की शादी हुई। उस वक्त मैं अपने मामू की शादी में गया। बस वहीं उससे मेरी आखिरी मुलाकात थी। एक बात थी, वो मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी, लेकिन शायद मैं ही थोड़ा गलत था, क्योंकि मैं बदल चुका था। मैंने उससे कहा कि थोड़ा सा सब्र को, मुझे भी बहुत काम है, बस तुम्हें इंतज़ार करना होगा, शादी ज़रूर करूँगा आपसे। दोस्तों, इसके बाद कहानी यहीं से बदल गई। शायद मुझे पता नहीं था, लेकिन 2020 में एक बीमारी के चलते उस लड़की की डेथ हो गई। डेथ के बाद नानी ने हमें कुछ भी नहीं बताया, और तो और उसकी डेथ के बारे में मुझे 2023 में पता चला। लेकिन 2021 के समय मुझे अचानक इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया। वो मैसेज मेरी गर्लफ्रेंड का था, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। अब पहली बार किसी को मैसेज आता है तो मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी ही गर्लफ्रेंड का मैसेज है, और ना ही उस वक्त मुझे ये पता था कि उसकी डेथ हो चुकी है। उसने मुझे हाय लिखकर भेजा था। मैंने उससे पूछा भी कि आप कौन हो। उसने मुझसे कहा कि पहचानो मुझे। मैंने कहा नहीं पहचान पाया, बताइए आप कौन है। दोस्तों, जब उसने अपना नाम बताकर बात करने लगी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन पूरी रात मैंने बात करी, और तो और उसने मुझे 2019 की फ़ोटो भेजी, जो कि आज भी मैंने संभाल रखी है। एक बात थी, उसने मुझे एक ही फ़ोटो भेजी थी। मैंने जब और फ़ोटो मांगी तो कहने लगी कि मेरे पास उस तरह का मोबाइल नहीं कि तुम्हें इस तरह की और फ़ोटो भेज सकूं। पर खैर, हम दोनों की बात ऐसे ही चलती रही तकरीबन 1 साल तक। कभी कभी मुझे अचानक उस पर डाउट होता, क्योंकि वो अचानक टॉपिक चेंज कर देती थी, जैसे कि प्यार की बातें। तो अचानक वो बोल बैठती कि यार, मरने के बाद क्या होता है? क्या तुम मरने के बाद भी मुझसे प्यार करोगे? मैं क्या करता? मैं उसे हाँ कर देता। मैं यही सोचता कि शायद ये इसकी नादानियाँ हैं। हाँ करने में क्या ही जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों, आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा। जब पहली बार 2021 में उसका मैसेज आया, वहाँ से मेरी कहानी थोड़ी चेंज हो गई थी। जैसे कि मेरे बिगड़े हुए काम बन जाते थे। कभी मैं उदास रहता या कभी दुखी रहता तो अचानक उसका मैसेज आ जाया करता था, जिससे कि मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। सच कहता हूँ, ये सब कुछ मेरी लाइफ का एक अलग मोमेंट था। हालांकि आज भी जब मैं ये सब याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर खैर, 1 साल बात करते करते 2022 का समय आ गया। उस वक्त मेरे घर की हालत थोड़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मुझे इंडिया से बाहर जाना पड़ा कुछ पैसे कमाने के लिए। दरअसल मैं एक ड्राइवर हूँ सऊदी के अंदर। मुझे यहाँ पर आए हुए 3 साल हो चुके हैं। अब मेरे घर की हालत ठीक है। उसी बीच मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से भी कहा कि मैं 2-3 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं वापस आऊँगा तो आपसे शादी करने के लिए रिश्ता भेज दूँगा। तो उसने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। जब आप आओगे तो हम शादी कर लेंगे। दोस्तों, इसके बाद मैं यहाँ पर बहुत बिजी हो गया। उसका 2022 के सितंबर या नवंबर में लास्ट मैसेज आया था। उसके बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया। यूँ समझिए कि एक तरह से उसकी आईडी इंस्टाग्राम पर कहीं गायब ही हो गई। धीरे धीरे मैं बहुत परेशान हो गया। उसी बीच मैंने अपनी अम्मी से बात करी। मैंने अम्मी को कहा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और तो और अब मैं थोड़ा सेटल भी हो गया हूँ। कृपया करके तो प्लीज़ आप मेरा रिश्ता लेकर उसके घर पर जाएं।
माँ ने जब दोबारा मुझे उस लड़की का नाम पूछा तो अचानक वो एकदम चौंक गई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा उसकी तो डेथ 2020 में ही हो चुकी है। दोस्तों ये बात सुनकर मैं एकदम शौक में रह गया। जब मैं फ़ोन पर चुप हो गया तो माँ ने मुझसे पूछा कि बेटा सब ठीक ठाक है। मैंने कहा हाँ सब ठीक है, मैं आपसे बाद में इस बारे में बात करता हूँ। इसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया। मैं लगातार सोच में पड़ गया कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। मैंने एक बार फिर से माँ को कॉल किया और पूछा, माँ क्या आप ये सच कह रही हैं? माँ ने मुझसे कहा, बेटा मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगी, उसकी किसी बीमारी के चलते मौत हो गई। और ठीक ऐसा मजाक भला कौन करता है। दोस्तों मैंने अम्मी को ये बात नहीं बताई कि मैंने 2 साल उससे लगातार बात की है, क्योंकि अगर मैं उन्हें ये बताता तो वो बहुत टेंशन में आ जाती। इसीलिए इस मामले में मैंने कोई बात नहीं की। लेकिन दोस्तों आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब उसकी मौत 2020 में हो चुकी थी तो 2021 में मुझे मैसेज किसने किया, वो भी पूरे 1 साल तक। और तो और सबसे बड़ी बात, उसने मुझसे सारी वही बातें करी जो कि हमारे बीच में हुई थी। नहीं मालूम आखिरकार वो कौन थी जिसने मुझसे बातें करी। दोस्तों सच कहता हूँ, आज भी कभी कभार वो मेरे सपने में आ जाती है। मैं सपने में उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान देखता हूँ। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करती, बस मुस्कुराती रहती है। आज मैं 28 साल का हो चुका हूँ। मेरे घर वाले लगातार मुझे शादी के लिए मना रहे हैं, लेकिन मैं हर बार शादी की बात को टाल देता हूँ। दिल में एक अजीब सा डर लगता है, न जाने शादी का मन ही नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो इंसान 2020 में चला गया हो तो 2021 में मुझे अपनी फ़ोटो कैसे भेज सकता है। और तो और सबसे बड़ी बात, उसने मेरी इंस्टाग्राम की आईडी ढूंढी कैसे। इन सब चीज़ों को लेकर मैं आज भी कंफ्यूज रहता हूँ। अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का और सर की कहानी का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद। दोस्तों थी ना इंटरेस्टिंग कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह अब मैं आपको कुछ ऐसे छोटे किस्से सुनाना चाहूँगा जो कि आप लोगों में से ही कोई कोई भेजते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके छोटे किस्से ना सुनाकर उनका दिल दुखाऊं, इसीलिए आओ उसे भी सुनते चलते हैं। दोस्तों मेरा नाम कार्तिक जाटव है। मैं हरिद्वार में रहता हूँ। बात एक रात की है। माता पिता गांव गए हुए थे। उस रात मैंने बाहर सोने की सोची। मेरी बहन ने मुझे बहुत मना करा कि भाई तू बाहर मत सो। और तो और उसने माता पिता को फ़ोन भी किया तो उन्होंने भी यही किया कि रात को अकेले बाहर मत सोना। पर मैंने उन तीनों में से किसी की बात नहीं मानी और चुपचाप बाहर सो गया। अब ठीक रात को 1 या 2 बजे के बीच की बात हो गई। पता नहीं कहीं से एक काला साया मेरी छाती पर आकर बैठ गया। मैं लगातार चिल्लाने लगा, मगर मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। यहाँ तक कि मैं अपने आप को झटकने की कोशिश कर रहा था, मगर कुछ कर ही नहीं पा रहा था। इसके बाद मैंने 2 बार अपने गुरुदेव जी का नाम लिया। वैसे आपको बता दूं कि मैं गुरु रविदास जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने लगातार जब उनका नाम लिया तब जाकर उस साय ने मुझे छोड़ा। आंखें खुली तो देखा कि इधर उधर कोई भी नहीं था। रातों रात मैं तुरंत उठकर अपने कमरे में चला गया। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। तब से मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। धन्यवाद। आइए दोस्तों दूसरे छोटे किस्से की ओर। दोस्तों सभी को राम राम। एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों मेरी दूर की मौसी का एक लड़का है, उसी के साथ ये वाक़या हुआ था। उसका नाम मयूर है। बात कुछ ऐसी है कि वो बिजनेस और पैसों में काफ़ी सुख शांति वाला इंसान है। उसकी लाइफ काफ़ी अच्छे से गुजर रही है। लेकिन आज से 1 साल पहले उसके साथ कुछ अजीब हुआ था। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी थी। हालांकि उसने डॉक्टर को भी दिखाया पर कुछ सुधार नहीं हुआ। उल्टा तबीयत हर दिन ख़राब होती जा रही थी। धीरे धीरे ऐसा हो गया, ना तो उसको काम पर जाने का मन करता और ना ही किसी भी काम में मन लगता था। धीरे धीरे उसने औरों से बात करना भी छोड़ दिया था। ऐसा करते करते तकरीबन 1 साल निकल चुका था। इसके बाद मैंने अपने मामा से बात की कि भांजे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मामा ने कहा कि तुम लोग हमारी कुलदेवी के मंदिर पर जाओ, वहाँ जो सेवा करते हैं उनसे बात कीजिए। मौसी ने ठीक वैसे ही किया। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, उसे देखते ही वहाँ पर बता दिया गया कि इस पर किसी ने काला जादू किया है जो कि इसके पेट में है। इसको किसी ने खाने में कुछ मिला कर दिया है।
उन्होंने पुड़िया में कुछ ऐसा डालकर दिया कि जिसको खाने के बाद मयूर को बहुत सारी उल्टियाँ हुई। उल्टी करने के बाद देखा तो उसमें 2-3 काले धागे के टुकड़े थे। दोस्तों ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, क्योंकि उस वक्त से ही उसकी तबीयत में अचानक सुधार होना चालू हो गया। बस इतनी ही थी कहानी। आइए दोस्तों फिर से एक और किस्सा सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम राजू है, लेकिन मैं अपने गांव का नाम नहीं बता सकता। एक बात आपको बता दूं कि मैं सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूं, उनकी कहानियां रोज़ सुनता हूं। दोस्तों अभी 2 हफ्ते पहले की ही बात है, जब मैं घर पर अकेला था। मेरे घर वाले सभी लोग शादी में गए हुए थे। उस दिन मैं खाना खाकर सो गया था। लगभग 12 बजे की बात है। रात को मुझे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मोहल्ले का कोई बच्चा होगा, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो रास्ते में एक अजीब तरह से देखने वाली लड़की थी। वो तकरीबन 3 फुट की थी और वो लगातार रो रही थी। और तो और उसकी शक्ल भी बहुत अजीब गरीब थी। मैं देखकर उसे देखता ही रह गया। वो बहुत ही अजीब तरीके से रो रही थी। वो कुछ दूर जाते हुए वहाँ से अचानक गायब हो गई। अब बात यह है कि जब अगले दिन माता पिता घर पर आए तो मैंने ये घटना उनके साथ शेयर की। दूसरी तरफ भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि उस लड़की ने मुझे नहीं देखा, वरना न जाने मेरे साथ क्या होता, मुझे पता नहीं। इसी के साथ एक घटना मेरे साथ और हुई जब मैं 12वीं कक्षा में था। उस वक्त मैं एक लड़की से प्यार करता था। एक दिन वो लड़की मुझसे दूर हो गई तो मुझे बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे मैंने शराब पीना शुरू कर दिया था। मैं अक्सर रात को 12 बजे घर पर किसी को बिना बताए निकल जाता, वो भी शमशान घाट में जाकर दारू पीता था। एक दिन की बात है, जब मैं शराब पीने के लिए बैठा ही था कि तभी एक आदमी को वहाँ घूमता देखा। मुझे लगा कि शायद मेरे घर से मुझे वहाँ कोई ढूंढने आया है। उसे देखकर मैं छुप गया ताकि वो मुझे देख ना सके। धीरे धीरे जब वो आदमी लाइट के पक्ष में आया तो उसे देखकर मैं बहुत डर गया, क्योंकि उसके पैर जमीन से कुछ दूरी पर थे। उसे देखकर मैं पास के मंदिर में भागकर घुस गया। मैं लगातार उसे कुछ देर तक देखता रहा, डर भी रहा था। उस रात यकीन मानो मैं मंदिर में ही रहा। घर पहुंचकर जब घर वालों ने पूछा कि तू कहाँ गया था, तो मैंने कोई झूठी कहानी बताई। दोस्तों उस रात के बाद से मैं कभी भी बाहर नहीं गया। न जाने कौन था वो आदमी। बस इतनी सी ही थी ये कहानी। आइए दोस्तों आखिरी किस्से के साथ मैं भी अपनी आवाज़ को विराम देना चाहूँगा। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम लक्ष्य है, मैं इटली में रहता हूँ। यहाँ पर मेरे 2 दोस्त हैं, अभय और लक्की। हम तीनों इंडिया से इटली स्टडी करने के लिए आए हैं। यहाँ पर रात को 10 बजे के बाद बस नहीं चलती, और ठीक हमारा पहला साल है तो हमारे पास गाड़ी भी नहीं है। और तो और सबसे हंसी की बात, हमारा दोस्त अभय थोड़ा मोटा है तो लगातार चलने में उसे दिक्कत होती है। एक दिन की बात है, हम लोग अपने घर से 3 किलोमीटर दूर थे। हमारी आखिरी बस भी मिस हो गई थी। उस वक्त हमारे पास 2 रास्ते थे घर जाने के। एक तो सिटी सेंटर से होते हुए जाता था, जो कि लगभग 3 किलोमीटर के पास पड़ता था, और एक 1 किलोमीटर का, जो कि एक पुराने हॉस्पिटल के पास से जाना पड़ता था। उस हॉस्पिटल वाले रास्ते में जंगल का थोड़ा सा एरिया भी है। उस वक्त हमारे पास चिकन भी था, जो कि हम घर जाकर बनाने वाले थे। अब हमने अभय को देखते हुए सोचा कि क्यों ना हम 1 किलोमीटर वाले रास्ते से चलते हैं। तीनों में डिसाइड हुआ तो हम धीरे धीरे चलने लगे। चलते चलते जैसे ही जंगल का पार्ट स्टार्ट हुआ तो हमें रास्ते में एक छोटी सी आग दिखाई दी। दोस्तों अब अब्रॉड के किस्से तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, नहीं सुने तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे दोस्त अभय वो विश्वास नहीं करता था। वो ठीक उसी आग की तरफ से जाने लगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की कि मत जा, लेकिन उसने मुझसे कहा कि कुछ नहीं होगा, रुक जा। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, अभय जैसे ही आग के पास पहुंचा तो अचानक उसके हाथ से कोई चिकन का पैकेट छीनकर तेजी से गायब हो गया। किसी को पता नहीं चला कि आखिर वो क्या चीज़ थी। दोस्तों हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जब हम वहाँ से भागते हुए घर पहुँचे तो हमने देखा कि चिकन का पैकेट हमारे रूम के बाहर किसी ने रख दिया था। उसी बीच अभय के मोटे होने की वजह से वो भागते वक्त नीचे गिर गया। उस वक्त उसे थोड़ी चोटें भी आई, पर खैर जब हमने उस चिकन के पैकेट को देखा तो वो देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी फ्रेश काटा हो, खून ही खून था वहाँ पर। हम लोगों ने तुरंत वहाँ से जाना सही समझा और एक दूसरे लड़के के घर सोने चले गए। दोस्तों सच कहता हूँ, इसके अगले दिन हमने वो रूम वहाँ से छोड़ दिया था। दोस्तों इस बात को 7 महीने बीत चुके हैं। अभी भी हमारा दोस्त अभय इस वहम के आगे नहीं बढ़ पाया है। बस
इतनी ही थी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुने आपने, ये थी हमारी आज की कुछ कहानियाँ और किस्से। उम्मीद है आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमय कहानियाँ सुनने के लिए बस आप यूं ही प्यार बनाए रखिएगा। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। चलता हूँ। बाय बाय।